मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज है 15 मई। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 15 मई के करंट अफेयर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिए। मुझे पता है कि आप लोगों को सेशन जो है काफी अच्छा लगता है, एप्रिशिएट भी आप लोग काफी कर रहे हैं, लेकिन हिचक रहे हैं कि ये सेशन जो है इसको शेयर करें या कि ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के साथ। भारत में जॉनसन की वैक्सीन को क्वाड की मदद। तो क्वाड के अंदर 4 देश जो हैं वो शामिल होते हैं जिन्होंने भारत के अंदर सेकंड वेव को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसमें भारत के अंदर लाने में मदद करने के लिए क्वाड देश आगे आए हैं। कोवैक्सीन के लिए अमेरिका, जर्मनी और इंडोनेशिया से आएगा कच्चा माल। ये कौन से कच्चे माल की बात है? देखिए कोविड वैक्सीन जो है, वैक्सीन को रखने के लिए कच्चा जो थैला होता है वो प्रयोग में लाया जाता है। मतलब एक बैग जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज में लाया जाता है। यही बैग अमेरिका से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है और काफी सारा रॉ मटेरियल जो है वो जर्मनी और इंडोनेशिया से भी आयात किया जाएगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर अमेरिका, जर्मनी और इंडोनेशिया की जो भागीदारी है वो बढ़ जाएगी। फिलिस्तीन से युद्ध के बीच इजराइल के कुछ शहरों में भड़के दंगे। तो इजराइल के कुछ शहरों के अंदर दंगे भड़क चुके हैं। देखिए रिसेंटली आपको पता होगा ये 10 मई की घटना है। तो 10 मई को यरूशलेम की एक मस्जिद है अल अक्सा, तो अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया गया इजराइल के द्वारा हमला किया गया और उसमें कई लोग जो थे वो घायल हुए थे। तब से ये युद्ध जो है वो छिड़ गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। और हमास जो है वो गाजा पट्टी से अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने इसमें ही एक आयरन डोम जो टेक्निक है उसको अपनाया है। इसमें क्या होता है कि जो भी दुश्मन देश ने मिसाइल छोड़ी है, जैसे यहां पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि गाजा पट्टी से मिसाइल छोड़ी गई है, तो आयरन डोम टेक्निक जो है उसको हवा में ही खत्म कर दी थी। आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये टेक्निक है। भारत को 2020 में 83 अरब डॉलर धन भेजा गया। रेमिटेंस की यहां पर बात है तो सबसे ज्यादा यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर इंडिया है कि भारत के बाहर जो नागरिक रहने वाले हैं उन्होंने भारत के अंदर रेमिटेंस जो है वो भेजा है। ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक जो है जिसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, उन्होंने ये बात कही है। देखिए वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के लिए भारत को $1 मिलियन जो है उसकी मदद भी की थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अमेरिका की भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश। तो आंतरिक मामले कौन से हैं? देखिए भारत के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज हैं उसके लिए अमेरिका ने यह कहा है कि आप उनका ख्याल रखिए। तो भारत ने यह कह दिया कि ये हमारा आंतरिक मामला है, वो हम लोग अच्छे से संभाल लेंगे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये तो है इंडिया, ये है कौन? यूएसए, और ये जो है ये है पाकिस्तान। ठीक है, तो जब भी भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसा हमला करता है तो ये अमेरिका जो है वो बीच के अंदर मीडिएटर बन के आता है। तो कई बार भारत ने भी उसको ये टोका है कि आप जो है वो थोड़ा इससे दूरी रहे, लेकिन यहाँ पे बात जो है वो माइनॉरिटीज की है। तो अमेरिका ने ये कहा भारत के लिए कि आप माइनॉरिटीज का ख्याल रखिए। तो इसमें भारत ने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आप दखल देने की कोशिश ना करें। ओली फिर बने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बन चुके हैं। विद्या देवी भंडारी जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति है, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। देखिए वहां के जो इन्हीं के पार्टी के मेंबर थे पुष्पदहल प्रचंड, उन्होंने क्या किया था कि अपना जो वोट बैंक है उसको वापस ले लिया था और ये अपने पद से, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो पेश किया गया था। लेकिन उसके बाद में वापस से ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सीधे प्रसारण पर विचार। ये विचार किया जा रहा है कि लाइव अपडेट जो है, यानी लाइव वो टेलीकास्ट जो है वो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी सुनवाई होती है, लेकिन अभी तक इस पे विचार चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी एन वी रमन्ना जो है वो अभी न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन से नंबर के? 48वें नंबर के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं 24 अप्रैल को। ये आप लोग याद रखना। जो नियुक्ति है वो आर्टिकल नंबर 124 के तहत की जाती है। चलिए
वायरस के विंडो पीरियड में नहीं कराएं टीकाकरण। ये विंडो पीरियड क्या है? देखिए, मान लीजिए कि कोरोना वायरस जो है उसने आपकी बॉडी पर अटैक कर दिया है, तो जैसे ही वो अटैक करता है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो अटैक होता है, फर्स्ट अटैक, उसे कहा जाता है विंडो, मतलब जो खिड़की है वो खुल चुकी है। किसके लिए? वायरस के लिए। तो इस टाइम पीरियड के अंदर टीका कराना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका जो ब्लड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, और इस बीच में यदि टीकाकरण कराते हैं तो वो खून का गाढ़ापन, मतलब हाई बीपी की जो शिकायत है वो इसके अंदर देखी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बारिश। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कहां से ये क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है मेडिटेरियन सी से, मतलब भूमध्य सागर से, और ये फिर बढ़ता है ईस्ट की ओर, और ईस्ट की ओर बढ़ते हुए आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, नदन जो एरिया है, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में हाई प्रेशर। तो जो एयर होती है उसका एक रूल रहता है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो फ्लो करती है। छत्तीसगढ़ में राजभवन और मुख्यमंत्री के निवास के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। यहां पे आप लोग प्रोजेक्ट विस्टा देख सकते हैं, सेंट्रल विस्टा। इसी के बेसिस पे ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो राजभवन है और मुख्यमंत्री निवास जो है उसके निर्माण पर रोक लगा दी जाए। सेंट्रल विस्टा को तो आप लोग जानते ही होंगे, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें क्या है कि एक संसद जो है वो बनाई गई है, तो संसद जो है उसको वापस से बनाया जाएगा। यदि पूछे कि किसके आधार पर, तो याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर जो 64 योगिनी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, उसके आधार पर पुरानी जो संसद है उसका निर्माण किया गया था 1913 के अंदर लुटियंस के द्वारा। अब जो है उसको चेंज किया जाएगा। यहां पर ये जो है वो है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो भी गलियारा है, कॉरिडोर है, उसके दोनों तरफ मंत्रालय जो है वो बना दिए जाएंगे। तो ये क्या प्रोजेक्ट है? यह है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आज है 15 मई और आज मेरा फेवरेट दिन है, और जिसे मैं कहता हूं परिवार दिवस। मतलब आज जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, और 1993 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया हर साल के लिए। तो आप लोग याद रखना, आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। स्टडी ग्लॉस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो आप लोग यहां पे याद रखना, ए इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने क्या काम किया है? जो छोटी मछलियां होती हैं, छोटी मछलियां, उनके ऊपर रिसर्च किया और ये बताया कि जो मरीन फूड है, यानी कि समुद्री जो खाना है, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या मिला है? इनको मिला है वैश्विक पोषण जो पुरस्कार है, खाद्य पुरस्कार जो है, उससे सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं, लैब ऑन व्हील कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आप लोग याद रखना, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया है। इसमें जो भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर एक वैन के अंदर पूरी की पूरी लैब जो है उसको स्थापित कर दिया गया है, और वो लैब जो है वो स्कूल्स के अंदर जाएगी, जहां पर बच्चे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो लैब ऑन व्हील जो इनिशिएटिव है वो किसका है? दिल्ली गवर्नमेंट का है। भारत की पहली महिला नाविका कौन है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो आप लोग याद रखना, नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन जो है इन्होंने क्वालिफाई किया है। और भी कई जो है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वो भी मैं आप लोगों को कभी लेक्चर के अंदर एक साथ ही बता दूंगा। चलिए, टोक्यो ओलंपिक, देखिए हो सकता है कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो कहीं ना कहीं स्थगित हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये आज की ही न्यूज थी, क्योंकि टोक्यो के अंदर क्या हो चुका है? आपातकाल। जापान ने इमरजेंसी जो है वो घोषित की है कोविड-19 के कारण। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं टोक्यो ओलंपिक जो है उस पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के टीकाकरण का प्रयोग करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? तो भारत जो है वो इसमें बन गया है तीसरा देश। तो सबसे पहला देश कौन सा बना है? पहला जो देश है वो है कनाडा।
पहला जो बना है वो है कनाडा, दूसरे के बाद दूसरा कौन सा है वो है अमेरिका। तो पहला कनाडा, दूसरा अमेरिका और इंडिया जो है वो तीसरा देश बन चुका है। देखिए बच्चों का टीकाकरण मतलब 2 वर्ष से 18 वर्ष तक बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और इसका अप्रूवल DCGI इसकी फुल फॉर्म है। तो आप लोग याद रखना कि इसमें दूसरा और तीसरा चरण जो है इसके अंदर वैक्सीनेट किया जाएगा बच्चों का। लेकिन याद रखिए कि कोवैक्सीन को यूज किया जाएगा, इसमें जो है वो कोवैक्सीन को यूज किया जाएगा और कोवैक्सीन बच्चों के लिए यूज होने वाली पहली वैक्सीन बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस फैक्ट को जो है वो याद रखना, भारत इसमें तीसरा देश बन जाएगा। चलिए बात करें हम लोग कि भारत के अंदर वैक्सीन कौन कौन सी है। तो आप लोग याद रखना, एक तो है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। इनकी दो डोज जो है वो लगाई जाती है और रिसेंटली जो है वो स्पुतनिक वी जो है इसको भारत के अंदर अनुमति दी गई है। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि जॉनसन एंड जॉनसन जिसकी केवल एक ही खुराक काफी होती है वो जो है वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। 16 जनवरी को भारत के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, 16 जनवरी 2021 को, और अब तक भारत के अंदर 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। और ये जो टाइम पीरियड लगा था 114 दिन का था और 114 दिन के अंदर ये कंप्लीट करते हुए भारत जो था वो कौन सी पोजीशन पर आ गया था, फर्स्ट पोजीशन पर भारत जो है वो आ चुका था। जबकि 115 दिनों के अंदर अमेरिका ने इस टारगेट को अचीव किया और अमेरिका रहा दूसरे नंबर के ऊपर। भारत में कितने लोगों का टीकाकरण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो अभी हमने देखा 17 करोड़ लोगों को क्या किया, वैक्सीनेट किया। कितने दिनों के अंदर, 114 दिनों के अंदर। कोवैक्सीन की सप्लाई किस राज्य के लिए रोक दी गई है, तो वो राज्य नहीं यूनियन टेरिटरी है, वो कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर जो है वो कोवैक्सीन की सप्लाई रोक दी है। दिल्ली ने 67 लाख वैक्सीन जो है इसकी डिमांड की थी और वहां पर इसके कारण 17 जो कोविड सेंटर हैं वो बंद हो गए। तो ये मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके बताया, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके अंदर ये जानकारी दी। देखिए कोवैक्सीन जो है ये डेवलप की जा रही है किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक जो है वो इसको डेवलप कर रहा है। देखिए कोवैक्सीन के जो टाइम पीरियड है वो 4 से 6 सप्ताह का है, लेकिन कोविशील्ड जो है इसका टाइम पीरियड अभी रिसेंटली बढ़ा दिया गया है, 12 से लेकर 16 सप्ताह जो है वो कर दिया गया है। यदि आप इसके बारे में और जानकारी देखना चाहते हैं तो एक सेपरेट लेक्चर जो है वो मैंने इसके बारे में बना दिया है, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। देश का पहला म्यूकोमाइकोसिस जो यूनिट है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आप लोग याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर वो स्थापित किया गया है। ये क्या होता है कि इसके अंदर जो फंगस होती है इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। तो जो ब्लैक फंगस है वो आपके लंग्स तक पहुंच जाती है और आपके ब्रेन को भी वो इफेक्ट करती है, ऑक्सीजन लेवल को डाउन कर देती है, जिससे जो है वो मृत्यु हो जाती है। और इसमें क्या होता है, और इफेक्ट देखा जाता है आईज के ऊपर। तो आई जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, आंखों के ऊपर बिल्कुल रेडनेस जो है वो आना शुरू हो जाती है। हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पे हेडेक होने लगता है और आंखें जो है वो लाल हो जाती हैं। तो मस्तिष्क तक यानी कि ब्रेन तक उस संक्रमण को रोकने के लिए कई बार जो है वो आंख भी निकालनी पड़ जाती है। इसीलिए ये जो है ब्लैक फंगस ये काफी खतरनाक बताया जा रहा है और इसके लिए ही ये यूनिट जो है ये कहां पे स्थापित की जाएगी, अभी तक की नहीं है, ये की जाएगी कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए राजस्थान की हम लोग बात करें तो राजस्थान के अंदर चिरंजीवी जो योजना है, चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख का निशुल्क बीमा किया जा रहा है और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है। राजस्थान के अंदर अभी जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जन अनुशासन पखवाड़ा, जिसमें 23 मई से लेकर 24 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। केरल की हम लोग बात करें तो यदि पूछे कि भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, भारत का पहला तैरता जो सोलर पावर प्लांट है वो कहां पे स्थापित किया गया था, केरल के अंदर स्थापित किया गया था। और रिसेंटली अभी वर्तमान में तीसरा कहां पे स्थापित किया गया है, तेलंगाना के अंदर स्थापित किया गया है, जो कि सबसे बड़ा है। बात करें हम लोग उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का जो निर्माण है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। किससे अलग होकर, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। उत्तराखंड के अंदर एक दिन की जो सीएम है वो कौन बनी थी, सृष्टि गोस्वामी एक दिन की सीएम बनी थी। उत्तराखंड के अंदर पॉलिनेटर पार्क स्थित है, उत्तराखंड के अंदर ही लाइकेन पार्क जो है वो भी स्थित है। ठीक है, यहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तीरथ सिंह रावत यहां के मुख्यमंत्री हैं, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद में मुख्यमंत्री बने थे। और यहां की जो गवर्नर है वो कौन है, बेबी रानी मौर्य। चलिए आगे बात करते हैं, काफी कुछ हो गया है यहां पर।
दुनिया में मेंढक की सबसे बड़ी प्रजाति गोलियत फ्रॉग जो है वो किस द्वीप पर खोजी गई है? तो आप लोग याद रखना, सोलोमन आइलैंड जो है वहां पर ये प्रजाति खोजी गई है। और ये जो आइलैंड है इस पर ये मेंढक की प्रजाति है। इसका वजन जो है वो कितना है? 3 किलो तक इसका वजन है और इसकी लंबाई कितनी है? 1 फीट तक। देखिए बहुत बड़ा ये मेंढक है, ठीक है। ये सोलोमन आइलैंड कहाँ है वो लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। लेकिन देखिए मेंढक जो होता है, मेंढक की आरबीसी के अंदर सेंट्रोसोम मतलब केंद्रक जो है वो पाया जाता है, जबकि मानव की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक का अभाव रहता है, ठीक है। तो मेंढक एक ऐसा जीव भी है जो कि तीनों तरीके से एक्सीलरेटर सिस्टम जो है इनका काम करता है। जैसे यूरोटैलिक हम लोग बात करें, अमीनोटैलिक हम लोग बात करें, ठीक है। चलिए लोकेशंस हम लोग देख लेते हैं। पंबा एंड जंजीबार जो आइलैंड है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में, मेडागास्कर के पास में। और पंबा जंजीबार को क्या कहा जाता है? लॉन्ग द्वीप जो है वो भी इसको कहा जाता है। बोर्नियो की हम लोग बात करें तो बोर्नियो जो है वो विश्व के अंदर तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये किस पर स्थित है? भूमध्य सागर पर स्थित है, इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित है। किस देश का है ये है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया का ये द्वीप है बोर्नियो, और बोर्नियो के अंदर ही एक जगह है कालीमंतान। तो इंडोनेशिया ने ये डिसाइड किया है कि यदि जकार्ता धीरे धीरे पानी में डूब जाता है तो हम हमारी राजधानी जो है, कैपिटल, उसको ट्रांसफर करेंगे कालीमंतान के अंदर। पपुआ न्यू गिनी जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर 2 देशों का अधिकार। चलिए सोलोमन जो आइलैंड है इसकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखिए यह है इंडोनेशिया, यह है पपुआ न्यू गिनी। याद रखिए कि पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर ही विश्व का सबसे नया देश जो है वो बना था, जिसका नाम है बोगनविले। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोगनविले जो है वो पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बना है। और दक्षिणी प्रशांत महासागर में यानी कि साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर ही स्थित है सोलोमन आइलैंड, ठीक है। इसके पास में आप लोग यहाँ पे फिजी देख सकते हैं, किरीबाती जो है आइलैंड वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके यहाँ पर जो विश्व की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, वो भी यहाँ पे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैशिशको है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? तो तितली कौन सी है? वो है गोल्डन बर्डविंग। आप लोग पिक्चर में यहां पर देख सकते हैं। और ये कहां पाई जाती है? उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। गोल्डन बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है। लेकिन यहां पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है ग्रीन बर्डविंग। तो भारत के अंदर कई सारी बर्ड विंग पाई जाती है, गोल्डन है, ग्रीन है। गोल्डन तो हमेशा याद रहता है, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए ये आ जाता है स्टेटमेंट में कि ग्रीन बर्ड विंग जो है वो भी पाई जाती है क्या? बिल्कुल, ये भी भारत के अंदर पाई जाती है। देखिए चीता की हम लोग बात करें तो चीता भी पीता है। मतलब चीता जो है वो एक ऐसा जीव है जिसे महाद्वीप से, मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, महाद्वीप से महाद्वीप के बीच में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसको किया जाएगा अफ्रीका से किसके बीच में? एशिया के बीच में। यदि पूछे कि अफ्रीका में कौन सा देश है तो वो है नामीबिया है, एक तो नामीबिया है, और दूसरा कौन सा है? साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और एशिया के अंदर कौन सा है? एशिया के अंदर है भारत। और भारत में पूछे तो 2 स्टेट हैं, एक तो है एमपी और एक है राजस्थान। अभी जो अप्रूवल मिली है वो एमपी के कूनो नेशनल पार्क के लिए मिली है। तो कूनो नेशनल पार्क जो है वहां पर चीता को ट्रांसफर किया जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो 3 नेशनल पार्क हैं राजस्थान के अंदर और 2 नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में। तो टोटल 5 नेशनल पार्क के अंदर चीता जो है इसको ट्रांसफर किया जाएगा। अंतिम जो चीता देखा गया था वो 1953 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर देखा गया था। वहां के राजा जो हैं उन्होंने चीता का जो था शिकार भी किया था। चलिए, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आप लोग याद रखना मार्टिन ग्रिफ्थ जो हैं इनको नियुक्त किया है। देखिए इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे मार्क
लॉ कॉक जो है वो इनसे पहले क्या थे, संयुक्त राष्ट्र के अंदर राजनयिक जो थे वो नियुक्त थे मानवीय मामलों के लिए। संयुक्त राष्ट्र की हम लोग बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके प्रमुख हैं, जिनका संबंध कौन से देश से है, पुर्तगाल से इनका संबंध है। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत कब तक विश्व में जनसंख्या में प्रथम आ जाएगा, तो 2027 तक। अभी भारत की जो जनसंख्या है वो है 130 करोड़ जो है वो भारत की जनसंख्या है, ठीक है। तो 2027 तक जो है ये, इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र से पहले भी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है इसके द्वारा भी ये कहा गया था कि 2027 तक भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन से हैं, तो वो कौन से हैं, टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनकी नियुक्ति जो थी वो कब की गई थी, मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आप लोग याद रखना यहां पर जो नियुक्त किया है रमेश पवार को नियुक्त किया है, बीसीसीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है, लेकिन किसके लिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए। देखिए रमेश पवार जो है, इनके नाम भी कई रिकॉर्ड हैं, इनके नाम विकेट लेने के, रन बनाने के कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मिताली राज है, तो मिताली राज ने सबसे तेज 7000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था और ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर थी, और 10,000 रन बनाने वाली ये दूसरी सेकंड नंबर की क्रिकेटर बनी थी। स्मृति मंधाना की हम लोग बात करें तो इन्होंने लगातार 10 मैचों के अंदर 10 मैचों में 10 अर्धशतक जो है वो बनाए थे, और ऐसा करने वाली ये क्या बन गई थी, पहली महिला क्रिकेटर बन गई थी। क्रिक जॉन क्या है, ये क्रिकेट के क्षेत्र के अंदर पहली मैगजीन है। तो विश्व की पहली मैगजीन जो है वो कौन सी है, वो है क्रिक जॉन। और इसके कवर पेज पे फोटो किसकी है, तो वो किसकी है, स्मृति मंधाना की फोटो जो है इसके कवर पेज पे है। और इस मैगजीन का जो उद्घाटन किया गया था वो कहां किया गया था, जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलिए, बाबर आजम के बारे में मुझे बताइए कि रिसेंटली अभी इनको कौन सा खिलाड़ी जो है वो नामित किया गया है, बहुत ही बेहतरीन इनको नॉमिनेट किया गया है, वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए यहां पे हो गए हैं, दूसरा क्वेश्चन बता दिया है मैंने बाबर आजम के लिए। चलिए, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर आ गई है, तो इंडिया जो है ये इसमें फर्स्ट रैंक पर आ गई है। जबकि सेकंड की हम लोग बात करें तो सेकंड पे जो है वो है न्यूजीलैंड, थर्ड पे जो है वो है इंग्लैंड, और फोर्थ पे देखिए जो कि पहले बहुत ही बेहतरीन टीम थी ऑस्ट्रेलिया, वो अब 4th नंबर पर गिनती में आ रही है। तो 4th नंबर पर बन चुकी है कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, किसमें, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो वनडे रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, वनडे रैंकिंग के अंदर जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, सेकंड नंबर जो है वो भारत का स्थान है। जबकि T20 के अंदर भारत का कौन सा स्थान पे आ गया है, भारत 3rd स्थान के ऊपर आ चुका है। चलिए, यहां पर हम लोग कुछ आर्टिकल्स की बात करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रहेगा। देखिए, आर्टिकल 311 का क्लॉज है 2 और उसका सब क्लॉज है बी। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम है सचिन वाजे, तो सचिन वाजे को अभी हाल ही में सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि जो एसयूवी पाई गई थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, वो जो है कहीं ना कहीं उनके तार जो थे वो सचिन वाजे के साथ में जुड़े हुए थे। इसीलिए अनुच्छेद 311 के तहत सचिन वाजे को क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, जिसमें ये लिखा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपॉइंट किया है, जिस व्यक्ति के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वही व्यक्ति जो है उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। देखिए, यहां पर आर्टिकल नंबर 324 और 243, देखिए काफी मिलते जुलते आर्टिकल हैं। यहां पर लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जबकि यहां पर है स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों में डिफरेंस आप लोग देखिए। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये लोकसभा के लिए, ये राज्यसभा के लिए, ये प्रेसिडेंट के लिए, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए,
वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और जितने भी विधान सभा के इलेक्शन हैं, विधान परिषद के इलेक्शन हैं, वो इलेक्शन करवाता है कौन? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जबकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो केवल और केवल पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं, जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, वो कंडक्ट करवाता है कौन? आर्टिकल स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 243 के अंदर। 243 लिखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि बाद में जोड़ा गया तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके तहत ये जो है आर्टिकल उसको जोड़ा गया था। यहां पे देखिए 123 यहां पे क्या है, तो जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, जारी किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, वो तो है 123, और जो गवर्नर जारी करते हैं स्टेट के अंदर वो कौन सा है? 312। तो कई आर्टिकल्स मैं आपको धीरे धीरे ऐसे सिखा दूंगा जिसमें केवल थोड़ा सा इंटरचेंज करके हम लोग उस आर्टिकल को सीख सकते हैं। चलिए, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो केपी शर्मा ओली जो हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं। देखिए, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इनके खिलाफ जो था लाया गया था, और उसके अंदर ये क्या उतरे? बिल्कुल खरे उतरे। जो यहाँ के पुष्पदहल प्रचंड हैं, पुष्पदहल प्रचंड, इन्होंने अपना वोट जो था, मतलब अपना बहुमत जो था उसको पीछे खिसका लिया था, जिससे इनकी सरकार जो थी वो खतरे में आ गई। लेकिन यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो हैं, इनके द्वारा वापस से इनको क्या कर दिया गया है? नियुक्त कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं वो आर्टिकल नंबर 1 मुख्यमंत्री जो नियुक्त होते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? आर्टिकल नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और वो कौन से आर्टिकल के द्वारा की जाती है वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सीएम के बारे में मैंने बता दिया है, क्योंकि ये जो है पीएम का, ये अभी मैं स्लिप कर रहा हूं कि वो आर्टिकल कौन सा था। चलिए देखते हैं न्यूमूर आइलैंड। तो न्यूमूर जो आइलैंड है वो विवादित था किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यूमूर जो आइलैंड है वो विवादित था, और इस भारत ने क्या किया कि भारत ने ये जो आइलैंड था वो अपने कब्जे के अंदर ले लिया। अब इस पे जो अधिकार है वो वर्तमान में भारत के पास में है। कच्चा तीवू द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड था, और इस पर अब जो है भारत ने अपना अधिकार छोड़ दिया है और श्रीलंका को ये द्वीप जो है वो दे दिया है। लेकिन अभी जो है वर्तमान में ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। देखिए, काला पानी जो डिस्प्यूट है, काला पानी डिस्प्यूट भारत और नेपाल के बीच में है। भारत और नेपाल के बीच में है। क्यों? क्योंकि नेपाल ने क्या किया था? नेपाल ने इसे अपने क्षेत्र के अंदर, अपने मानचित्र में इसको दिखाया था। देखिए, सर क्रीक और कौर क्रीक, यहां पे देखिए ये है गुजरात की बाउंड्री लाइन। यहां पे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है सर क्रीक, और इसके नीचे ये जो तिरछी लाइन है ये है कौर क्रीक। तो यहां पर क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है। जबकि काला पानी कहां है? यहां पर उत्तराखंड के अंदर स्थित है काला पानी। कच्चा तीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में, मतलब लगभग यहां पर है। फिर उसके बाद में न्यूमूर आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ यहां पर स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिणी अरब सागर में पास एक्सरसाइज जो है उसको कंडक्ट करवाया है? तो याद रखना, इंडोनेशिया जो है इसमें कंडक्ट कराया गया है, और भारत की ओर से आईएनएस शारदा जो है इस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था पासेक्स युद्ध अभ्यास के अंदर। देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। कई अभी युद्धाभ्यास जो है अगली स्लाइड में हम लोग करने वाले हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की कैपिटल है मॉस्को। चाइना की क्या है? वो है बीजिंग। और नेपाल की क्या है? काठमांडू। नेपाल की क्या है? काठमांडू जो है वो इसकी कैपिटल है। चलिए देख लेते हैं युद्ध अभ्यास। आपसे रहा नहीं जा रहा होगा तो युद्ध अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, ला पेरू जो युद्ध अभ्यास है ये क्वाड कंट्रीज के थ्रू, यानी कि यहां पे हम लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर इंडिया है, जापान है और यूएस है। लेकिन जब इसमें फ्रांस भी शामिल हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो ग्रुप था ये तो था क्वाड का ग्रुप, और फ्रांस इसमें शामिल हो गया तो हम लोग कहेंगे कि क्वाड प्लस जो है ये ग्रुप बन चुका है। तो ला पेरू जो युद्ध अभ्यास है वो क्वाड प्लस देशों के बीच में किया जाता है। ला पेरू जो एक व्यक्ति थे जो कि फ्रांस के नौसैनिक अधिकारी थे, नेवल ऑफिसर थे, और ये अरब सागर के अंदर खो गए थे। खोने के कारण इनकी मृत्यु जो थी वो यहां पर हो गई थी।
संप्रति युद्ध अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। मैंने रिसेंटली आप लोगों को 3 ट्रेन जो हैं वो भी बताई थी। एक तो बताई थी मैंने आपको मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी मैंने बताई थी मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये जो मिताली एक्सप्रेस है ये अभी रिसेंटली 26 मार्च से शुरू की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो कि चलेगी कहां से कहां तक, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में ही चलेगी। मालाबार जो युद्ध अभ्यास है ये कौन सी कंट्रीज करती हैं, ये करती हैं क्वाड कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, यहां पे तीसरी ट्रेन मैंने बताई है। चलिए तीसरी ट्रेन कौन सी है, वो है बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। चलिए नोमैडलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में की जाती है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में की जाती है। याद रखना, भारत और मंगोलिया जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं हैंड इन हैंड। ये कौन कौन करते हैं, ये करते हैं भारत व चीन जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। चलिए सीजीटी का वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये है कौन सा, छत्तीसगढ़। यहां पे नाम में ही हम लोग देख सकते हैं। तो ये पोर्टल क्या काम करेगा, देखिए वहां के मुख्यमंत्री हैं कौन, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके जरिए क्या है कि जो टीका का पंजीकरण है, टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो आसान होगा। इंटरनेट की इसमें जरूरत नहीं है, तो जिनके पास में मोबाइल नहीं है और साथ में इंटरनेट नहीं है वो भी क्या करवा सकते हैं, इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन कैसे करवाएंगे, तो एक डेस्क जो है वो बना दी गई है, हेल्प डेस्क। वहां पे आप जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। तो ना तो आपको मोबाइल की जरूरत है और ना ही जो है इंटरनेट की जरूरत है। और ये जो हेल्प डेस्क हैं ये पंचायत स्तर पर और नगर निगम के अंदर स्थापित की गई हैं ये हेल्प डेस्क, ठीक है। चलिए तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो तमिलनाडु की जो इरोड हल्दी है इसे जीआई टैग दिया गया। डिंडीगुल ताला जो है इसको क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। उड़ीसा 1 अप्रैल को अपना उत्कल दिवस मनाता है। 1 अप्रैल को अपना उत्कल दिवस मनाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को जो है वो उड़ीसा की स्थापना की गई थी। आप थोड़ा सा इसमें देख लेना कि 1935 है या फिर 36 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो उड़ीसा के अंदर ब्लैक पैगोडा, जिसको हम लोग कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ब्लैक पैगोडा जो है वो स्थित है कहां पर, उड़ीसा के अंदर स्थित है। और सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से चलने वाला, संचालित होने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा है, वो है कोणार्क सूर्य मंदिर। और 10 रुपए के नोट पर जिसका सिंबल आता है वो कौन सा है, कोणार्क सूर्य मंदिर ही है। छत्तीसगढ़ जो है इसका निर्माण 26वें राज्य के रूप में किया गया था। कब किया गया था, 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। किससे अलग करके, मध्य प्रदेश से अलग करके। तो जब ये अलग हुआ था सन 2000 को, उससे पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन इसके बाद में राजस्थान जो था वो क्या बन गया था, सबसे बड़ा राज्य बन गया था। तेलंगाना का जो निर्माण है वो 2 जून 2014 को किया गया था, ठीक है। याद रखना इस डेट को। और यदि आयोग का नाम पूछे तो आप लोग ये लिखना, कृष्णा आयोग की सिफारिश पर तेलंगाना का निर्माण किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। 2010 में यह कमेटी गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 2013 के अंदर दी थी। चलिए कल के जो करंट अफेयर है उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। निम्न में से किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञ का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो चाइना का ये कहना है। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष आयु की वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, तो आप लोग याद रखना अमेरिका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। WHO के अनुसार कितने देशों के अंदर जो वेरिएंट है वो फैला है, वो है 44 देशों के अंदर। देखिए निम्न में से किस देश ने कोविड-19 को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है, तो आप लोग याद रखना मालदीव। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति सुधार के लिए गठित समिति में कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य। स्नैपडील ई कॉमर्स कंपनी ने कोविड मरीजों को प्लाज्मा डोनर से मिलाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया है, तो वो कौन सा है, संजीवनी ऐप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एवरेस्ट पर्वतमाला की जो चोटी है पुमोरी, इस पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है, बलजीत कौर जो है वो बनी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अनुपम खेर के द्वारा जीता गया। G7 समिट में भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया। यह कहां आयोजित किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है कहां पर, यूके के अंदर। तो 2021 ये है
फिर 2020 ये है, 2019 ये है, 2022 में पूछे तो जर्मनी आप लोगों को करना है। चलिए, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है इसे किसे सम्मानित किया गया, तो IREDA जो है इस संस्था को सम्मानित किया गया है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो वहां पर आयुर्वेद जो है उसको घर से घर तक पहुंचाना है, डोर टू डोर जो है वहां तक पहुंचाना है, और टेलीमेडिसिन का इसमें यूज किया जाएगा। तो वैध आपके द्वार योजना जो है वो किसकी है, मध्य प्रदेश सरकार की है। चलिए, आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर से करना। याद करके जो भी स्टूडेंट सीरियस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरे से वादा करे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करेगा। तो चलिए, स्टडी ग्लोस को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और देखिए, व्यूज जो हैं इस करंट अफेयर पे इतनी मेहनत की जा रही है, फिर भी आप लोग इसे शेयर नहीं करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। शायद हो सकता है कि आप लोग जो है, आप लोगों को मेरी मेहनत जो है वो पसंद नहीं आ रही है। तो प्लीज आप लोग जो है वो इस सेशन को शेयर कीजिए और स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं कल बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।